साथियों, ये आज हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है एसएसटी क्लास 10 का भारत में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, किसी भी देश में राष्ट्रवाद का उदय क्यों होता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें बेसिक होनी ही चाहिए। आइए जानते हैं। इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे, मतलब जिनमें से कुछ प्रमुख कारण बताया गया है जो मुख्य रूप से कारण है उसके बारे में। पहला है ब्रिटिश शासन। हई जो चोट्टा थे ना ब्रिटिश वाले, क्या करते थे भारतीय लोगों में ना एकदम अत्याचार फैला के रखे थे। इतना ज्यादा अत्याचार कर दिए थे, नंगा करके कोड़े से मारना, एक्स्ट्रा टैक्स लेना, जबरदस्ती काम कराना, इतना परेशान। जो अच्छी लड़कियां थी उनसे जबरदस्ती शादी करना, उसका कोई लिमिट ही नहीं था, लिमिट क्रॉस कर चुके थे। तो भारत के लोगों में ना एकदम से एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागी कि नहीं, ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना है। इससे क्या है, असंतोष पैदा हुआ, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला। मतलब लोगों के अंदर ना एकदम से असंतोष भर गया कि मार देना है या फिर हमें आजादी चाहिए। तो लोग असंतोष होकर क्या कर रहे हैं, इसके राष्ट्रवाद की भावना जाग रही है। अब ऐसा बोलिए कि राष्ट्रवाद की भावना तो 1857 में भी जागी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सब लोगों ने अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ा था, लेकिन अब जब जाग रही है ना, ये भारत में राष्ट्र प्रेम की भावना जाग रही है। आगे है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यानी हमारे समाज में ना अनेकों बुराइयां फैले हुई थी। अनेकों बुराइयों में क्या था, इन आंदोलनों में जातिवाद बड़ा समस्या था भारत में। आज भी जातिवाद है, ऐसा नहीं है कि आज बंद है। अरे भैया, आज भी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं, आप पूजा करके मंदिर से निकलते हैं, उस मंदिर को धो दिया जाता है ब्राह्मणों द्वारा। अब बताइए, जातिवाद नहीं है तो क्या है? उस राज्य का सबसे बड़ा आदमी है, उसके बाद भी आप ऐसे कर रहे हैं। तो छुआछूत आज भी है और पहले भी था, और खासकर पहले तो जातिवाद ज्यादा था। जातिवाद से मतलब है कि बड़े जाति के जब लोग आते थे ना, तो छोटे जाति के लोग वो जगह छोड़ के हट जाते थे कि लीजिए आप ही हमारे माई बाप हैं, अगर इस भाषा में समझाएं तो। आगे है छुआछूत। छुआछूत तो एकदम से अपने चरम सीमा पे था। इतना ज्यादा छुआछूत था कि क्या ही बताएं। अगर हम लोग 4 वर्णों में बांट देना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें से देखिए ना, बस 2 ही लोग ठीक थे, बाकी 2 तो एकदम बेकार थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो ब्रह्मा के मुख और बाजुओं से निकले थे वो ऐसे ही थे। तो इसमें छुआछूत की भावना एकदम काफी ज्यादा थी। अच्छा, इसको मिटाया किसने था छुआछूत की भावना को? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और ज्योतिबा फुले ने। छुआछूत होता किसके साथ था? छुआछूत होता किसके साथ था? तो छोट जाति के लोगों के साथ। आगे है बाल विवाह। भैया, भारत में ना सबसे बड़ी समस्या थी बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? देखिए, 25 साल का लड़का होगा अब 12 साल की लड़की, 12 साल की लड़की। अब बताइए कहाँ का न्याय है? वो तो बेचारी चलना भी सही से नहीं सीखी, चोटा बुढ़ा एकदम 25 साल का इससे शादी करेगा, बताइए। मतलब इतना अत्याचार था कि मत पूछिए। इसके लिए ना भारत के लोगों के अंदर एक अलग सी भावना जगी कि नहीं, ये गलत है। बाल विवाह छोड़ दीजिए, भारत में तो एक और व्यवस्था चल रही थी, जिस औरत की स्तन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा टैक्स देंगे और जिसका छोटा होगा कम टैक्स देंगे। ये बताइए, तो भारत के लोगों के अंदर ना एकदम से आक्रोश पैदा हुआ था। अच्छा, ये कैसे पता चलता था? भारत के लोगों को नंगा करके तब काम कराते थे सब। इतना कमीने थे ये छोटा, जो इस समय इंग्लैंड वाले हैं, क्या ही बताइएगा। और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ ना आवाज उठाई। समाज में तो इतनी बुराइयां फैली हुई थी तो लोग आवाज उठाए। आगे है लोगों में समानता और एकता की भावना का विकास हुआ। जब पूरे चारों ओर से लोग निकल के आने लगे कि नहीं, मेरे घर के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे घर के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम रहीम को देख लीजिए। एक आदमी की वजह से, एक आदमी ने क्लेम किया और उसके बाद से पूरे देश से उठ के आने लगा, पूरे देश से लड़कियां उठ के आने लगी कि नहीं, मेरे साथ भी गलत किया है, मेरे साथ भी गलत किया है। सेम यही कंडीशन था। क्या था? लोगों के अंदर एकदम से भावना जगने लगी कि नहीं, सबके साथ जब गलत किया है तो हमको इकट्ठा होना ही है। मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना ऐसे जग रहा है, बुराइयों के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं, समानता एक साथ आ रहे हैं, एकता की भावना जाग रही है। फिर क्या हो रहा है? समाज को विकास कर रहे हैं। आगे है पश्चिमी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा का भी बड़ा प्रभाव पड़ा। क्या पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र के विचारों से परिचित कराया? दोस्तों, आपको याद होगा ये चैप्टर नंबर 1 था, यूरोप में राष्ट्रवाद, और वहीं से नारा निकला था स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र। चूंकि लोकतंत्र वहां पे नहीं था, वहां पे था भाईचारा। क्या था? भाईचारा। वहां पे क्या था? भाईचारा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, मतलब लोग वहां पे भाईचारा से परिचित थे। अब हम लोगों में भाईचारा ना लाके हम लोग लोकतंत्र ला दिया। अच्छा, लोकतंत्र से मतलब क्या हुआ? लोगों द्वारा किए जाने वाला शासन, इसी को हम लोग बोलेंगे लोकतंत्र। ठीक,
जिससे वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित हुए। लोगों के अंदर जगाना कि एकदम से हमारा लोकतंत्र होना चाहिए, हमारा ही आदमी होना चाहिए, न कि राजा होना चाहिए शासन पे। आगे लिखा है प्रेस साहित्य, मतलब प्रेस और साहित्य को भी आजादी मिल रही है। राष्ट्रवादी प्रेस और साहित्य ने लोगों को देशभक्ति की भावना जगाई। अच्छा, राष्ट्रवादी प्रेस से मतलब क्या है? जो लोग लिख रहे थे ना, राष्ट्र प्रेम के लिए लिख रहे थे, लोगों के अंदर एकदम जोश भरने का काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद से क्या है? साहित्य, जो लिख रहे थे, मतलब ये तो प्रेस वाले हो गए जो छाप रहे थे, और जो लेखक थे वो अच्छी अच्छी शब्द का उपयोग कर रहे थे। उसके बाद से लोगों में एकदम से देशभक्ति की भावना जाग रही है। उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। यानी क्या कर रहे थे कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने में मदद कर रहे थे। अरे भैया, जब मदद करने की बात छोड़ी, जब ये लोग लिख रहे थे ना, तो इन लोग को भी जेल में डाल दिया जाता था, नजरबंद कर दिया जाता था कि आप ऐसे शब्द का उपयोग नहीं कर सकते हैं। चूंकि उस समय हमारे पास कोई डिजिटल या बढ़िया कोई व्यवस्था तो था नहीं, तार की व्यवस्था थी, या फिर लोग जाके बोलते थे कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तब पता चलता था। इतनी समस्याएं थी। फिलहाल प्रेस और साहित्य ने भारत के राष्ट्रवाद में ज्यादा भूमिका निभाई। सबसे पहला था ब्रिटिश शासन जो अत्याचार किया था उसके खिलाफ, फिर धार्मिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भूमिका निभाई, और उसके बाद से प्रेस और साहित्य ने अपना योगदान दिया। अब आ रहा है आर्थिक शोषण। क्या हो रहा था? ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। अब तो बता ही रहे हैं कि इतने कमीने थे लोग कि अगर आपके पास टैक्स, मतलब आप 10 रुपया कमा रहे हैं, टैक्स पहले से लाद दिया गया है कि 6 रुपया आपको देना है, तो आप हर हाल में 6 रुपया देंगे। कहने का मतलब है कि भले ही आप 10 दिन कमाने नहीं गए हो, लेकिन 6 रुपया आपको देना है। आपका हेल्थ कैसा है डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन इन लोगों को पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए था। तो इससे अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी, लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी, जिससे लोगों में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। समस्या यही है, जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कमाएंगे कैसे? और हमें पता है कि पर मंथ 6 रुपये टैक्स देने हैं या 6% देने हैं, तो इसके लिए समस्या थी। तो क्या बढ़ेगा? महंगाई बढ़ेगा ना, बेरोजगारी बढ़ेगा ना। आगे है राजनीतिक चेतना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राजनीतिक संस्थाओं ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई। अच्छा, लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई होगी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। किसके लिए? एक अधिकारी था, जो इंग्लैंड का एक अधिकारी था, A.O. ह्यूम, उसका पूरा नाम था एलन एक्टिवियम ह्यूम। इसने ना 1857 की जब क्रांति हुई ना, तो उसके बाद से सतर्क हो गया, और लोगों ने बताया ना कि दूसरा 1857 की क्रांति हो सकती है। तो ये क्या किया ना, इसी ने कांग्रेस की स्थापना की कि लोगों के गतिविधियों पे नजर रखेंगे, और समस्या है तो हम उसको दूर करने का काम करेंगे। चूंकि उसने तो काम सही किया था, ठीक है। राजनीतिक चेतना जगाई और उन्हें अधिकारों के लिए लड़ने के लिए संगठित किया। भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे, वो लोगों में चेतना जगा रहे हैं और लोगों को एक मंच दे रहे हैं ना, इस मंच से हम लोग निकलेंगे और अपने देश के लिए लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, भारत के लोग पहले भी लड़े थे, लेकिन कोई मंच नहीं था। मंच था SHRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट एसोसिएशन था, लेकिन मतलब नहीं था। उसमें के क्रांतिकारी मारे जा चुके थे। बाद में HRA बना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके भी अधिकारी मारे जा चुके थे। तब जाके एकदम संगठित व्यवस्था की गई, जो मतलब कांग्रेस से लोग निकल के अलग हुए थे, फिर कांग्रेस में एक साथ मिले और देश की आजादी के लिए लड़े। तो ऐसे नहीं आ गया था हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना। उसके लिए लेखकों ने लेख लिखा, झंडे की जरूरत पड़ी, गीतकारों ने गीत गाया, महिलाओं ने अपना पति को बलिदान दिया, बहनों ने अपने भाई का बलिदान दिया, माताओं ने अपने बच्चों को बलिदान दिया, तब जाके हमारे आजादी मिली, या फिर भारत के लोगों को राष्ट्र प्रेम की भावना ऐसे आई थी। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने बताया था कि राष्ट्र प्रेम की भावना आती कैसे है, और आती है तो उसके कारण क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में राष्ट्रवाद, अध्याय 2 है और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। कौन सा है ये? पूरे परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर है। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? क्वेश्चन क्या था? पहले विश्व युद्ध ने भारत में प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से योगदान दिया था। ठीक है, आगे लिखा है राजनीतिक जागृति, यानी लोगों के अंदर ना राजनीति के बारे में जागृति यानी चेतना उत्पन्न हो रही है। कैसे? राष्ट्रीय आंदोलन ने लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया। मतलब ना राजनीतिक रूप से क्या कर रहा है? जागरूक कर दे रहा है,
और उसके बाद से क्या किया है, उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। कौन लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? इस चित्र लगाए थे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर से एक बार जान लेते हैं। लिखा है राजनीतिक जागृति, राष्ट्रीय आंदोलन ने लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया और उन्हें अधिकारों के क्या किया, उन्हें अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, किसने किया था? राष्ट्रीय आंदोलन ने किया था। लोगों के अंदर से एकदम से चेतना जागी थी कि हमें राष्ट्र के प्रति लड़ना है। आगे है एकता। इस आंदोलन ने विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। अभी हमने स्टार्टिंग में ही जब व्याख्या किया था ना, तो ये बताया था कि विभिन्न धर्मों के लोग एकत्रित हुए थे, विभिन्न जाति के लोग एकत्रित हुए थे और राष्ट्रीय एकता की भावना जागी थी इनके अंदर। आगे है स्वशासन की मांग। राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार से स्वशासन की मांग की। क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार से स्वशासन यानी स्वयं के शासन की मांग की थी कि हम लोग अपना शासन स्वयं चलाएंगे। आगे है जो बाद में भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी, यानी भारत के लोग बाद में क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं इसी के आधार पे कि ये डोमिनियन स्टेट नहीं होगा, ये पूर्ण स्वराज होगा, यानी पूरा राज्य हमारा होगा। आगे है सामाजिक सुधार। इस आंदोलन ने जातिवाद, छुआछूत और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों की आवाज उठाई। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जातिवाद ज्यादा फैला था, छुआछूत था, बाल विवाह था। इस छोटा लोग 25 से 40 साल के हो जाते थे, 10 या 12 साल की लड़कियों से शादी करते थे, स्तन के ऊपर टैक्स लिया जाता था, अनेकों बुराइयां फैली हुई थी। तो इसके खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं, ये तो गलत है। आगे आर्थिक विकास। राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध किया। क्या कर रहे हैं? आर्थिक विकास में ये लोग, राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वदेशी उद्योग यानी स्वयं के देशों से जो उद्योग बना है, स्वयं के देशों में जो हमारे देशों में जो उद्योग हम लोगों ने बनाया है उसका बढ़ावा दिया। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, विदेशी वस्त्रों का मतलब एकदम से दुरुपयोग कर दिया गया, उपयोग नहीं करना है उसका, विद्यालय का यूज नहीं करना है, उन लोगों का कोई भी सामान यूज नहीं करना है। लिखा है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का विरोध किया। इन लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर चोट किया गया। अब अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है? जैसे हमारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, कमाने वाले कौन है, अगर कोई कमा रहा है उसी को रोक दिया जाए ना तो वो हो जाएगा कि क्या है कि आर्थिक अर्थव्यवस्था पे चोट पहुंचा देना, यानी कमाने वाला कोई नहीं है। अगर जो भी आदमी कमा रहा है, अब किसी भी घर के आदमी में, किसी भी घर में, तो उनको अगर रोक दिया जाए 10 दिन तो अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगेगी, यानी स्थिति क्या हो जाएगी, कमजोर होने लगी। तो इसका क्या किया था भारत के लोगों ने? विरोध किए कि आपकी नीति सही नहीं है। आगे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्य के लिए आग्रह, यही होगा ना। महात्मा गांधी ने क्या किया था? सत्य के लिए आग्रह किया था। आइए थोड़ा सा जानते हैं। एक मिनट, अच्छा पहले से ही बड़ा था, कलर सही है। क्या है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? यानी महात्मा गांधी ने सत्य के लिए आग्रह किया था, मतलब एकदम सच्चाई के रास्ते पे चल के हम कोई भी मंजिल पा सकते हैं। हाँ, बुराई कुछ देर के लिए दिक्कत कर सकती है लेकिन हमेशा के लिए तो दिक्कत नहीं करेगी। आइए जानते हैं। सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी द्वारा विकसित किया गया। किनके द्वारा विकसित किया गया था सत्याग्रह का विचार? महात्मा गांधी द्वारा विकसित किया गया था। इसका मतलब है सत्य और आग्रह यानी दृढ़ता का पालन, यानी सत्याग्रह का क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह के मुख्य बिंदु कुछ ऐसे थे। कौन कौन से मुख्य बिंदु थे? आइए जानते हैं। पहला बिंदु था अहिंसा। महात्मा गांधी का तो नारा ही था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से ही क्या परम धर्म की प्राप्ति हो सकती है। आगे लिखा है किसी भी तरह की अहिंसा का प्रयोग न करना, किसी भी तरह की हिंसा का प्रयोग न करना, मतलब मारपीट तो करना ही नहीं है। एक गाल पे अगर कोई अंग्रेज मार रहा है तो गरी बढ़ा देना है, ललतियाला। ये महात्मा गांधी का कारनामा था। अभी जब सुभाष चंद्र बोस की लाइन आएगी, अभी तो है नहीं लेकिन आए तो देखिएगा उसमें सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं। आगे है सत्य, हमेशा सत्य बोलना और सत्य का पालन करना। ये तो ठीक है भाई, सत्य बोलिए और सत्य का पालन करिए, महात्मा गांधी का था। असहयोग, अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों का शांतिपूर्वक विरोध कर देना। असहयोग बड़ा फैक्टर था देश की आजादी में। इतना अच्छा से काम ना, अन्यायपूर्ण जो भी कानून थे उसमें सहयोग ही नहीं करना है। पूरे भारत के लोगों से बोल देते थे कि नहीं आप लोग सहयोग नहीं करेंगे। अंग्रेज खुद परेशान हो जाते थे, मुट्ठी भर अंग्रेज क्या कर सकते थे, वो लोग खुद अपनी नीतियों के खिलाफ परेशान हो जाते थे। आगे है आत्मपीड़ा, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को कष्ट देना।
अब स्वयं को कष्ट देना से मतलब ऐसा नहीं कि हाथ पैर काट लेते थे कुदारी उदारी से, 900 काट लेते थे। इस समय के जो असिकवा है मारते दाना दौन इधर से काट लेते हैं, ऐसे नहीं ना थे। नहीं, महात्मा गांधी ऐसे नहीं थे कि अपने आप को कष्ट देते थे। कष्ट देने का मतलब है ना, अनशन पे बैठ जाते थे। किस पे? अनशन पे। ठीक है, आइयो अनशन पे 21 दिन। ये भाई पगला जाते थे सब अंग्रेजवा। 21 दिन तो महात्मा गांधी जेल में आंदोलन कर दिए थे। उन लोगों का खोपड़िए हिल गया था कि अब क्या करें हम लोग। 21 दिन आंदोलन पे जब बैठे ना तो 7वें दिन तबीयत खराब हुआ। सब जल्दी से निकाले के हटाओ इसको, मर जाएगा तो समस्या खड़ा हो जाएगा। तो इनका मुख्य हथियार जो था ना, अनशन था। और वो भी एकदम खतरनाक अनशन, ना पानी पिएंगे ना जल, ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। और इनके अनुयायी तो समझिए रहे महात्मा गांधी का मतलब इस समय जैसे भारत में एक प्रधानमंत्री का पद है, मोदी अगर कहीं साइन करके चले आए तो भारत के लोगों का हस्ताक्षर मान लिया जाता है। महात्मा गांधी अगर साइन करके चले आए तो भारत नहीं, वो अखंड जो भारत था ना उसका मान लिया जाता था कि अखंड भारत के साथ साइन कर दिए गांधी। इतना बड़ा गांधी का ओहदा था। आगे है ना, लेकिन दूसरों को नुकसान न पहुंचाना। सत्याग्रह का उपयोग भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में किए गए आंदोलन में से एक शक्तिशाली उपकरणों के रूप में किया गया है था। यही कहने का मतलब है कि सत्याग्रह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाते थे, अपने आप को नुकसान पहुंचा के इन चोटों को हरा देना बहुत बड़ी बात थी। अगर एक आदमी पूरे इंग्लैंड के आदमी से माफी मंगवा देता है तो बड़ी बात थी। रेल विभाग से माफी मंगवाता है तो बड़ी बात थी। वो भी उस समय जब इंग्लैंड के अधिकारी से पूरी दुनिया डर रही थी। इन इंग्लैंड के जितने भी अधिकारी थे, इन लोगों से पूरी दुनिया डर रही थी कि ना इन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाना है। उस समय सामने से आके फ्रंट से एकदम सीना आंख में आंख डाल के बोलना, जो भी समस्याएं हैं उसके लिए बोलना बड़ी बात थी। तो महात्मा गांधी ये पूरे देश के, पूरी दुनिया के लिए ना एक अलग जगह के गए थे। आगे का क्वेश्चन है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? भाई आपको हम बता चुके हैं कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का एक कानून था। किसी भी लोग को पकड़ के 2 साल के लिए, किसी भी लोग को पकड़ के 2 साल के लिए क्या कर सकता था? जेल में डाल सकता था। क्या कर सकता था? जेल में। यार है क्या नहीं, किसी भी आदमी को पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल सकता था। एक ऐसा कानून था जो किसी भी आदमी को पकड़ के 2 साल के लिए जेल में डाल सकता था। कौन सा कानून था? इस कानून का नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। अच्छा, रॉलेट एक्ट ये कौन सा एक्ट था? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील किसी भी इंसान को जेल में डाल सकते थे। एक ऐसा कानून था। लिखा है ना, अन्यायपूर्ण कानून। इतना अन्याय करते थे। मान लीजिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ क्लास ले रहे हैं, अब वो आएंगे, मर्जी था उन लोग का, उठा के ले जाके 2 साल के लिए हमको डाल देंगे। अगर हमारे घर वाले पूछ ले जा रहे हैं तो नहीं बताएंगे, वकील जाएगा तो बताइए नहीं करेंगे, आप दलील अपील करेंगे मतलब कुछ एप्लीकेशन देंगे, सुने ही नहीं जाएगा। इतना अत्याचार हमारे ही देश में रह के हमारे ऊपर करना, अब आप बताइए कहां से तक मतलब न्यायपूर्ण था। आगे क्या है, यह कानून ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और कैद करने की शक्ति देता है। बता दिए हम आपको। आगे लिखा है अधिकारों का उल्लंघन। यह कानून भारतीयों के नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन करता था। सही बात है भाई, हमारा अधिकार है, हमारा देश, हम रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खाएंगे, स्वतंत्र है, लेकिन इसका भी ये लोग बोलते थे कि उल्लंघन है। आगे दमनकारी नीतियां। यह कानून सरकार को राजनीतिक विरोध को दबाने की अनुमति देता था। क्या है दमनकारी नीतियां? यह कानून सरकार को राजनीतिक विरोध को दबाने की अनुमति देता था। जैसे कहने का मतलब है ना, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, ये लोग क्या थे? राजनीतिक विरोधी थे, तो इन लोग को दबाने की भी अनुमति देती थी। इन लोग को जहां पे देख दिया जाएगा फांसी पे लटका दिया जाएगा या फिर गोली से मार दिया जाएगा। ऐसी नीतियां थी। कौन सी नीति? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कौन सी नीति थी? रॉलेट एक्ट। ठीक है, आगे है विरोध का दमन। अगर कोई भी इंसान विरोध कर रहा है, जैसे सरकार को विरोध प्रदर्शन में, रॉलेट एक्ट ने सरकार को विरोध प्रदर्शनों में, मतलब कोई रैली में प्रदर्शन कर रहा है उसके खिलाफ इसका उपयोग कर लेना, हड़ताल के खिलाफ गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार दे दिया जाता था। मतलब आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, रैली नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, गैर कानूनी है। अब बताइए, शांति से आप रैली करेंगे तो वो गुनाह है, प्रदर्शन करेंगे तो वो गुनाह है, हड़ताल करेंगे तब वो गुनाह है। जबकि उन छोटों को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। सारा नुकसान तो हम ही लोग का होगा ना यार। रैली करेंगे तो हम लोग का एनर्जी जाएगा, हो सकता है तबीयत खराब हो जाए, 1-2 आदमी मर भी सकते हैं। प्रदर्शन करेंगे तो लाठी चार्ज करते थे सब, आज भी तो लाठी चार्ज होता ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। आज भी तो कहाँ अंग्रेजों से कम है सब जो आला अधिकारी लोग बैठे हुए। हड़ताल करिएगा तो और गुनाह है। अगर दुकानदारी लोग हड़ताल कर दे 4 दिन तो हालत खराब हो जाएगा। दुकानदार छोड़िए, किसान 4 दिन कर देते हैं तो
हालत खराब हो जाता है, जंतर मंतर से लेके चारों ओर। लेकिन क्या ही करिएगा, ये सरकार है तो तंत्र है, चलता रहता। आगे है जनता का आक्रोश। भारतीयों ने इसे दमन के एक उपकरण के रूप में देखा और इसका व्यापक विरोध किया। सही है भाई, जनता आक्रोशित थी कि आप गलत कर रहे हैं, गलत है तो गलत कर रहे हैं। जनता आक्रोशित होकर इसका व्यापक विरोध कर दी। कहने का मतलब है कि रोलेक्ट एक्ट, अच्छा आया कब था रोलेक्ट एक्ट? 1919। डेट कंफर्म करिएगा, डेट मेंशन नहीं किया है। वीडियो रोकबो, कहाँ गई हो? चलो हाँ, क्या था रोलेक्ट एक्ट? कब आया था? 1919। कब आया था? 1919 में आया था, ठीक है। और इसी के विरोध में भी कुछ हुआ था। चलिए आगे बताते हैं, आगे आते हैं हम लोग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया भाई? गांधी जी असहयोग आंदोलन काहे वापस लेंगे? कुछ तो वजह रहा होगा जिसके वजह से ये असहयोग आंदोलन वापस ले रहे हैं। आइए देख लेते हैं, चित्र है, थोड़ा ध्यान देते चलिएगा। बनाया गया है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। हाँ देखिए आगे है, क्या है? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया भाई? इसके तो कारण हो सकते हैं ना, अनेकों कारण हो सकते हैं। पहला है चौरी चौरा घटनाकांड। पहला क्या है? चौरी चौरा की घटना। 5 फरवरी 1922 को ये ना उग्र भीड़ जमी, मतलब लोगों ने एकदम से उग्र प्रदर्शन करना शुरू किया और 22 लोगों को जिंदा जला दिया। कितने लोगों को? 22 लोगों को। 22 लोग नहीं है, 22 पुलिस अधिकारी हैं। 22 पुलिस अधिकारियों को, किसने? 22 पुलिस अधिकारियों को एकदम ना उग्र भीड़ ने ना आग के हवाले कर दिया। अब गांधी जी को समझ में आ गया कि नहीं, अब बचाना चाहिए। अब मान लीजिए सारे लोग जब उग्र प्रदर्शन कर देंगे तो नुकसान होने वाला है। तो गांधी जी सोचे ना कि सब मार दिए जाएंगे, इसके पहले बहुत सारे लोग मर चुके थे। तो गांधी जी इसको बचाने के लिए ना अपना वापस आंदोलन लेना शुरू कर दिए। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई जिससे प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। किसमें आग लगाया था प्रदर्शनकारियों ने? एक पुलिस स्टेशन में, जिसमें कई पुलिसकर्मियों की जान चली गई। चलिए स्पष्ट मेंशन नहीं किया है, 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। इस हिंसा से बहुत दुखी हुए। ठीक है, हम मानते हैं गांधी जी अहिंसा के प्रबल समर्थक थे, दुखी भी हुए। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं था कि गांधी जी दुखी हुए, 100 कदम आगे चलते थे। उनके टकले में ना बड़ा जान था भाई। भाई हम लोग का टकला नहीं है बाल वाला, गांधी जी एकदम फूला टकला था। सीधा प्रकृति उनको शक्ति दिया करती थी। 100 कदम आगे चलने वाले हाड़ मांस का पुतला। तो इनको लगा ना कि नहीं, अगर सब मर जाएंगे तो दिक्कत है। तो इन्होंने ना क्या था, आंदोलन वापस लेने के लिए विचार किया। अच्छा, आंदोलन का हिंसक होना सही है, महात्मा गांधी अहिंसक थे, हिंसक होना भी एक गांधी के लिए चिंता की बात थी। और असहयोग आंदोलन ने कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हो रही थी जिससे गांधी जी क्या थे? चिंतित थे। अहिंसा के रास्ते पे चल रहे थे तो हिंसा में गांधी जी को दिक्कत हो रही थी। आगे है जनता की तैयारी। गांधी जी को लगा कि भारतीय जनता अभी तक अहिंसक प्रतिरोध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है और उन्हें और अधिक प्रशिक्षित और तैयार करने की आवश्यकता है। देखिए इस हेडिंग को, इस लाइन को गंभीरता से सुनिएगा। स्पष्ट लिखा है, अहिंसक प्रतिरोध के लिए भारतीय जनता तैयार नहीं थी। बोल रहे हैं ना, गांधी जी 100 साल आगे सोचते थे। इस खोपड़िया में इतना जान था कि गलती हो गया, शायद गांधी जी को गोली नहीं मारा होता तो उनके खोपड़िया को 100 लैब में भेजा गया होता, इतना जान था। चूंकि वैज्ञानिक नहीं थे, वैज्ञानिक लोग का खोपड़ी लैब में जाता है। क्या था? तो ये 100 साल आगे लगभग सोचते थे, मेरे ख्याल से। हो सकता है आपके ख्याल से 2-4 साल तो आगे सोचते ही होंगे। क्या था? अधिक प्रशिक्षण और तैयारी की आवश्यकता थी। इनको पूर्ण रूप से आभास हो चुका था ना, भारत के लोग प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए सोचते थे कि भारत के लोग भी इंग्लिश शिक्षा ग्रहण करें और पढ़ें। नहीं तो गांधी जी भी ऐसे नहीं थे, ऐसा तो नहीं था गांधी जी एकदम से अहिंसक थे। नहीं, गांधी जी के पास भी हिंसा थी। नहीं तो नारा क्यों देते कि डू और डाई, करो या मरो? ऐसे आदमी क्यों नारा दे सकता है? आगे है कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी। देखिए ये हेडिंग सबसे जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया कि भारत के बहुत सारे नेता मारे जा चुके थे, तो गांधी जी को यह आभास था कि सब लोग मर जाएंगे तो फिर आजादी नहीं मिलेगी, इसलिए आंदोलन को वापस लेना ही होगा। कई प्रमुख नेताओं को गिरफ्तारी कर लिया गया जिससे आंदोलन कमजोर हो गया। ठीक है, जिसमें इसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था और गांधी जी अपना शायद गिरफ्तारी खुदे दिए थे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आंदोलन का भटकना। गांधी जी को लगा कि आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों से भटक रहा है और इसमें कई तरह की बुराइयां आ गई हैं। ठीक है, गांधी जी को अपना देश बचाना था तो ऐसे सोच के गए। हाँ, क्या था? एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? इसमें चौरी चौरा घटना हुई थी,
5 मार्च 1922 को, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, पुलिस स्टेशनों को आग लगा दी गई थी। गांधी जी इससे दुखी हुए और अहिंसा को, इस आंदोलन को वापस लेने का विचार किए। दूसरा कारण था आंदोलन का हिंसक होना, मतलब भीड़ इतनी ज्यादा उग्र थी, पूरी देश की जनता में न एक आक्रोश था। और भी आक्रोश होने का मेन कारण क्या था? रोलेक्ट एक्ट, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के जो विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे जनता दुखी थी। और वहां से जब भीड़ चली थी तो गोरखपुर में आके नुकसान पहुंचाया था। जनता की तैयारी, गांधी जी को लगा कि भारत की जनता पूर्ण रूप से तैयार नहीं है तो आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि भीड़ जो थी हिंसक हो चुकी थी। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी, गांधी जी को लगा कि सारे नेता गिरफ्तार हो जाएंगे या सब मार दिए जाएंगे तो देश को आजादी नहीं मिलेगी। आगे है आंदोलन का भटकना, सबको लगा ना कि हमारा आंदोलन भटक रहा है, इसके लिए इसको वापस ले लिया गया। अनेकों कारण थे, शायद हमने अपने हिसाब से बढ़िया से समझाया है, उम्मीद होगा कि आप लोग और बढ़िया से समझेंगे। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक क्यों बनाया गया, माना गया? चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, चलेगा। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक क्यों माना गया? और नमक एकदम शक्तिशाली प्रतीक क्यों है, इसके लिए आगे लिखा है ना, इसका आंसर दिया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि सार्वभौमिक आवश्यकता। नमक एक ऐसी चीज है ना जिससे हर एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। नमक के बिना मतलब जीवा को स्वाद नहीं मिलेगा तो खाना किसी काम का नहीं है। तो हम लोग का वही हाल हो जाएगा जिससे हम लोग के पहले आदि मानव यानी मानव के जो पूर्वज थे उनकी उत्पत्ति हुई थी, सेम कंडीशन हो जाएगा। क्योंकि पूर्वज भी तो मांस खाते थे, एकदम चीड़ फाड़ करके खाते थे, आग लगी वहां से उनको थोड़ा सा स्वाद मिला। और जब प्यास लगता था तो जब पानी पीते थे तो नमक वाला, तो वो लोग ना मांस को पानी में भिगा के खाना शुरू किए थे। इस तरह से जो व्यवस्थाएं थी ऐसे थी। तो हम लोग को वैसे इतिहास नहीं जाना है, थोड़ा सा इसमें आते हैं। सार्वभौमिक आवश्यकता है, नमक एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कहने का मतलब है अमीर हो या गरीब, लेकिन नमक चाहिए ही चाहिए खाने में, ठीक है। आगे सरकारी एकाधिकार, ब्रिटिश सरकार ने नमक को के उत्पाद और बिक्री पर एकाधिकार रखा था, जिससे लोगों ने अपना नमक बनाने से रोक दिया, लोगों को अपना नमक बनाने से रोका गया। एकाधिकार मतलब ना उस पर अधिकार करके बैठ गए थे सब, ये जो चोरवा थे ये अधिकार करके बैठ गए थे कि नहीं, ये जो नमक का जो भी व्यवस्था है सब हमारा है। तो भारत के लोग इससे परेशान थे, ठीक है। आगे है अन्यायपूर्ण कर, नमक पर कर लगाया गया था जिससे गरीबों पर बोझ बढ़ गया। अब सब कुछ पे टैक्स लगा सकते हैं, समझ में आ रहा है। भारत में ताजुओं का फन और किताब पे टैक्स है, ये छूट हो जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार छूट करने वाली नहीं है। भारत सरकार कहां छूट करेगी? अगर छूट कर देगी तब तो दिक्कत है, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा कमाई तो इसी में होता है ना। अन्यायपूर्ण क्या था? नमक कर वापस लगाया गया। क्या था? नमक पर कर लगाया गया था जिससे गरीबों पर बोझ बढ़ गया। अन्यायपूर्ण, एकदम से अन्याय था नमक पर कर लगाना, तो गरीबों को बोझ बढ़ा था, ठीक है। लिखा है सरल विरोध, नमक सत्याग्रह एक सरल और अहिंसक विरोध का तरीका था। अच्छा, नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 को। कब हुआ था? 1930। गांधी जी देखिए ना, इधर कहां गया, दिखाते हैं हम आपको। ये है महात्मा गांधी, ठीक है। लोगों को लेके चल दिए हैं। कहां जा रहे हैं लोग? कहीं तो जा रहे होंगे ना। डांडी मार्च करने के लिए निकले हैं सब लोग, 77-78 लोग। और गांधी जी हम नमक कर तोड़ने के लिए जाएंगे, नमक को पानी वानी उठाएंगे, बाटल वोटल लेंगे, गर्म करके निकाल के तोड़ेंगे नमक कर। और गांधी जी का नमक कर तोड़ना ना भारत के लिए एकदम बहुत बड़ा, एक बोले ना एक्स फैक्टर साबित हुआ। अरे पूरे देश में ना नमक कर तोड़ा गया और नमक कर बंद भी हो गया। सब किसका देन था? महात्मा गांधी का। अरे भैया है टकलुआ, देख नहीं रहे आप लोग टकलुआ में कितना दम है? इस टकला में, हम लोग के टकला में कहाँ दम है? देखिए सबके ऊपर कुछ ना कुछ टोपी है, सबके ऊपर टोपी है, लेकिन इनके ऊपर टोपी नहीं है। इनके ऊपर तो कुदरत टोपी दिया करते थे, बताइए। अच्छा, इतना हो गया। हम लोगों ने क्या किया था? विरोध का तरीका जिससे आम लोग आसानी से जुड़ सकते थे। मतलब नमक कर का सत्याग्रह का जो विरोध था ना, इतना सिंपल तरीका था। मैं अभी आपको बताया कि पूरे देश में ही फैल गया, सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए। और एकदम आसान तरीका है, पानी लीजिए, आग लगा दीजिए, नीचे से नमक आ गया, बस तोड़ दीजिए, तो पूरे देश में ही फैला था। और आगे है राष्ट्रीय चेतना। नमक सत्याग्रह ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाई, उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होने में प्रेरित किया। यानी जो नमक कर था ना, पूरे देश के लोगों के अंदर एक अलग जगह आ गया और पूरे देश के लोग इस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट हुए और सत्ता को उखाड़ फेंकने की कसम खाने लगे थे। ऐसे आई थी देश प्रेम की भावना। अब
आखिरी वाला शायद क्वेश्चन है। हाँ, ये लगभग हम लोगों ने ना पूरा जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसका जो सार है, पूरा प्रमुख घटनाएं और तिथियां है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखा है भारत में राष्ट्रवाद का उद्देश्य, मतलब इस चैप्टर का नाम है अध्याय की प्रमुख घटनाएं। स्पष्ट लिखा है कि अध्याय की प्रमुख घटनाएं, यानी पूरे इस चैप्टर में कौन सी घटनाएं घटी उसके बारे में दिया गया है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अध्याय की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। पहला कौन सा था? 1857 का विद्रोह। मैं बता चुका हूं आपको कि 1857 का विद्रोह भारत में हुआ था। मंगल पांडे उसमें एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने कारतूस, वो भी गाय और सुअर के चर्बी के कारतूस की वजह से ये 1857 की क्रांति हुई। मंगल पांडे ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और फांसी के फंदों पे लटक गए। मतलब मरना पसंद किया वो शख्स, लेकिन झुकना पसंद नहीं किए। बोलते हैं ना हम लोग कि मतलब कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं कि जिसको ऊपर वाला जिसकी रक्षा करने वाला ऊपर वाला हो, उसको कोई क्या ही मार सकता है। मंगल पांडे के शरीर तो यहाँ पे रह गया, लेकिन आत्मा अमर हो गई। उस शख्स ने पहली बार भारत के लोगों के अंदर एक ऐसी अलग जगाई ना कि नहीं, मतलब ना हमारे जो धर्म है या हमारा देश है उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। चूंकि वो सैन्य अधिकारी थे और सैन्य अधिकारी होने के बाद भी 5-6 सैनिकों को एक ही बार मारे थे फटाफट। मतलब ना गोली जो जिस दांत से खींचते थे, इसमें चिकनाहट लाने के लिए सुअर और गाय के जो चर्बी था उसका उपयोग किया जाता। तो हिंदू भी खिलाफ हुए, मुस्लिम भी खिलाफ हुए। जो कटरा होता है, भगौना होता है, उसमें बनाया जाता था। यानी 1857 की क्रांति के मुख्य कर्णधार बोले हम तो ये कौन थे? मंगल पांडे। भारत का एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनने के बाद आज भी हम लोग को गर्व महसूस होता है कि कोई एक ऐसा था, मंगल पांडे। उसमें एक नारा भी लोग दिए थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा मंगल पांडे तेरा नाम रहेगा, ऐसा नारा था। इसे भारत के राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति माना जाता है, भले यह पूरी तरह से सफल नहीं रहा। चूंकि पूरी तरह से सफल नहीं रहने का कारण था कि झांसी की रानी अपने दत्तक पुत्र के लिए लड़ रही थी, नाना साहब अपने लिए, तात्या टोपे अपने लिए, मंगल पांडे भी अपने लिए लड़े। लेकिन अब ये पहला क्रांतिकारी इसीलिए आंदोलन नहीं माना गया क्योंकि ये लोग अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़े थे। लेकिन हम लोग तो मानते हैं भाई 1857, इसमें तो इनका कोई उद्देश्य नहीं था, इसमें तो कोई इनका उद्देश्य नहीं था ना। तो देश के लिए लड़े थे, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़े थे। और भाई पहली बार ऐसे हुआ कि 12 दिन के अंदर मंगल पांडे को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, 2 हफ्ते के अंदर। मतलब इतना जल्दी फैसला ले लिए ना सब, हालत खराब था कि बच जाएगा तो औरों को मारेगा। पांडे ने प्योर पंडित थे मंगल पांडे, बेखौफ, इतना बेखौफ थे कि मत पूछिए। आगे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। मैं पहले बता चुका था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। इसका पूरा नाम था एलन एक्टिवियम ह्यूम। ये अंग्रेज अधिकारी था, ठीक है। इसने भारत में एक संगठित राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। अब आ गया है बंगाल का विभाजन। क्या होता है बंगाल का विभाजन? कब होता है? 1905 में। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। जहां पे ज्यादा हिंदू होते हैं, जहां पे ज्यादा हिंदू होते हैं उसको भारत में क्या बोल देते हैं इसको, मतलब ना जहां पे ज्यादा हिंदू होते हैं वहां पे भारत में हिंदुओं का इलाका घोषित कर दिया जाता है। जहां पे ज्यादा मुस्लिम होते हैं वहां पे मुस्लिमों का इलाका घोषित कर दिया जाता है और बांट दिया जाता है। लेकिन यहीं पे भारत की ओर से एक ऐसा शख्स निकल के आता है जिसका नाम होता है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम होता है? रविंद्रनाथ टैगोर। इन यहीं पे भारत के लोगों को बोलते हैं ना कि नहीं, ये सब बांटने की नीति है, फूट डालो और राज्य करो की नीति है, आपको अलग नहीं होना है। यहाँ पे हिंदू बहनों ने मुस्लिम भाइयों के हाथ में राखी बांधा और मुस्लिम बहनों ने हिंदू भाइयों के हाथों में राखी बांधा। यानी एकता को दिखाया था कि नहीं, हम लोग आज भी एक है। किसके कहने पे? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे। अब ऐसा नहीं, खिचड़ी हम तो नहीं बना रहे हैं, आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। हो सकता है थोड़ा सा खिचड़ी बने तो माफी चाहेंगे, लेकिन समझाने के लिए ऐसा चल रहा है। आगे है गांधी जी का आगमन। गांधी जी का आगमन कब आता है? होता है 1915 में। इसके पहले का गांधी जी आसमान से टपके थे क्या कि गांधी जी का आगमन हो रहा है? अरे आसमान से नहीं टपके थे, साउथ अफ्रीका गए थे। मान लीजिए अमीर आदमी थे तो अमीर आदमी का केस लड़ेंगे, वहां से लतियाए गए गांधी जी, तब जाके भारत में आए। लगा कि नहीं, वहां पे लात खा रहे हैं तो भारत के लोग को भी दिक्कत हो रहा है। जब भी देखिए कोई भी समस्या होती है, जब खुदे पे गिरता है ना तो भी पता चलता है। ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया,
लेटरिन से नहवाया गया, सड़ा हुए अंडे से नहवाया गया, सड़े हुए टमाटर से नहवाया गया, ट्रेन से उठा के फेंका गया, लतियाया गया, तब गांधी जी को लगा कि ना भारत में भी समस्याएं हैं। नहीं तो गांधी भारत में कहाँ थे भाई, तो साउथ अफ्रीका में ऐश कर रहे थे। मोटी रकम जो मिल रही थी इनको ना, जब टांगा वाला भी लतियाया 2-4 लाख दिया, तब लगा कि ना अब लगता है कि लड़ना चाहिए। तब महात्मा गांधी वहां से भाग के भारत आए, बोले कि ना अब हम भारत में रहेंगे, भारत की बुराइयों को दूर करेंगे। तो 1915 में आते हैं और 1916 में साबरमती की आश्रम की स्थापना करते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन करते हैं, 1917 में अहमदाबाद आंदोलन करते हैं और 1918 में खेड़ा का आंदोलन करते हैं, ये किसानों के लिए। ठीक, आगे है मतलब इसके बारे में बता दिए, थोड़ा सा इसके बारे में फिर जान लेते हैं। गांधी जी का आगमन 1915 में हुआ। गांधी के नेतृत्व ने राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई दिशा दे दी। भाई सबको लगा कि हम अरे 1915 में आए, कोई फरिश्ता उतर के आ गया, हाड़ मांस का एकदम से पुतला भारत के लिए। अब ऐसा नहीं था कि गांधी आए थे तो भाई जो हम दिखाए थे चित्रवा की मर्दानी वर्दानी पहनते थे, ऐसा नहीं था। अरे भाई गांधी भी सूट बूट में रहते थे, जब विदेश में रहे तो अच्छा से रहेंगे, लेकिन जब कंडीशन देखे ना तो लगा कि नहीं, कपड़ा हमको फाड़ के फेंक देना चाहिए, एकदम से जैसे भारत के लोग हैं उसी तरह से आ जाना चाहिए। तो अच्छा लगा कि अपने देसी स्टाइल में और आए, और आज भी देसी स्टाइल पसंद किया जाता है। आगे आया रोलेक्ट एक्ट। हमने पढ़ा कि 1919 में आया था रोलेक्ट एक्ट, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। दो लोगों की गिरफ्तारी होती है, लगभग 1300 लोग मारे जाते हैं। आई चोटा जो अंग्रेजों वाला आते हैं, महाकमीना लतखोरवाई, ये बोलते हैं कि ना भारत के लोग मारे नहीं गए, यही लोग बोलते हैं मारे गए, तो 389 लोग मारे गए। इसी के उपलक्ष्य में भारत की ओर से एक कमेटी बनती है, उनका नाम होता है मदन मोहन मालवीय कमेटी। क्या नाम होता है? मदन मोहन मालवीय कमेटी। इसने सही ठहराया कि भारत के लोग मारे गए हैं। आज जो अंग्रेजों के अधिकारी से जो लोग आए थे वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मारे गए, मतलब नीचता की हद पार करते जा रहे थे लोग। आगे है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना को पूरे देश ने झकझोर के रख दिया और लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड था जिसमें 1300 लोग मारे गए थे। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मारे गए थे, जब फोर्स किया गया तब बोल रहे हैं कि हाँ 389 लोग मारे गए हैं। आज सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो 7 गो पैनल आए थे, जो 7 गो लोग आए थे, उसमें एको भारत के लोग नहीं थे। कम से कम भारत की समस्या है तो भारत के लोगों को रखना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं रखा था। आगे है असहयोग आंदोलन, मतलब हम सहयोग ही नहीं करेंगे। क्या कब आया था ये? 1920 से 22, क्योंकि कहीं कहीं 1920 से 22 देता है, कहीं देगा ना 1919 से 1921, फिर 1921 से 1922। चलिए हम 1920 से 22 मान लेते हैं। यह गांधी के नेतृत्व में पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। अभी हम बताए हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई एक्स फैक्टर डाला ना तो असहयोग, मतलब सहयोग ही नहीं करना है। तो अभी इसमें स्पष्ट ये भी मेंशन किया है कि पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, यानी पूरे देश में हो रहा था, राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा था। अभी तक तो छोटे छोटे जगह पे महात्मा गांधी जाते थे, लेकिन पूरे देश में फैला हुआ एक ऐसा आंदोलन 1920 से 22 तक, जो पूरे अंग्रेज को सरकार के सत्ता को न उखाड़ के फेंकने का काम किया था। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम आपसे बताए थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आंदोलन नमक कर के विरोध में था। अब बता चुके हम आपको कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, ये नमक कर के विरोध में था, ब्रिटिश सरकार के ये हिला के रखने वाला भी कदम था। पूरे देश में एक मतलब 2 आंदोलन मुख्य रूप से, असहयोग और सविनय। ये तो एकदम इतना बेकार आंदोलन था ना अंग्रेजों के लिए, हमारे लिए तो सुकून का बात था ना भाई। उन लोगों का जड़ हिला के चला गया, उन लोग तो कल्पना नहीं किए थे ऐसा आंदोलन था। और आखिरी वाला जो सबसे खतरनाक रहा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। नहीं छोड़ोगे तो लतिया के छोड़ाएंगे। एक ऐसा आंदोलन भारत के लोगों ने ऊपर इसको वो क्या बोलते हैं उत्पत्ति कर दिया। लिखा है कि यह भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम और निर्णायक आंदोलन था। भारत के लोगों ने एकदम सोच लिया कि नहीं तुमको भगा के छोड़ेंगे, तो भगा के ही छोड़ा। लेकिन थोड़ी सी ये गलती हुई, जब हमारा संविधान 1950 को लागू हुआ ना, उस समय पूर्ण रूप से ही लोग गए। आजादी तो मिली 1947 में, लेकिन पूर्ण रूप से उसी दिन गए लोग 26 जनवरी 1950 को। अगर संविधान उस दिन भी लागू नहीं हुआ होता तो ये अभी और दिन रहे होते। चलिए हम लोगों ने विस्तृत उत्तरी प्रश्न से लेकर जो मुख्य घटनाएं थी, मुख्य तिथियां थी, उसके बारे में पढ़ लिया है। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हुए क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। पहला जो क्या था, राष्ट्रवाद के उदय की प्रमुख घटना थी 1857 की क्रांति। इसमें भारत के लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, खासकर मंगल पांडे ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। फिर महात्मा गांधी का आगमन 1915 में होता है। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ और
आखिरी जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत के लोगों के अंदर एक ऐसा अलग जगाया कि अंग्रेजों की जो सत्ता थी, जो नींव थी, हम लोगों ने उखाड़ के फेंका। ठीक है, इसी पे बहुत सारे नारे भी बनाए गए, लेकिन हम लोग उस नारे का उपयोग नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम मतलब थोड़ा सा एक गीत याद था कि मिस्र रोम मिट गई जहां से बाकी बचा है नामो निशा हमारा, और इसी में गाना था सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद। बाप रे, बड़ी बकवास है।